तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं और दे वांट टू लर्न द प्रोग्रामिंग, दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्किल्स इन प्रोग्रामिंग, तो उनके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है कि हम उनको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सिखाएं, कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के उनको सिखाएं। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सिखाने के लिए हमें कोई ना कोई टूल्स ज़रूर चाहिए होता है। तो हम सी लैंग्वेज को एज ए टूल यूज़ करेंगे। तो जहाँ हमें कोडिंग की ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, तो हम सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ दो पर्पस सर्व होंगे, एक तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इम्प्रूव होगी और पता चलेगा व्यूअर्स को कि प्रोग्रामिंग क्या है, किस तरह से की जाती है, और उसके साथ साथ सी लैंग्वेज भी उन्हें आ जाएगी। और आगे चल के हम इस ट्यूटोरियल में बताएंगे कि हमने सी लैंग्वेज को क्यों चूज़ किया टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सो मेनली इस ओवरऑल सीरीज में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी की डेवलपमेंट हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस लर्नर्स, दोनों के लिए। यानी फोकस जो मेरा रहेगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में वो ये रहेगा कि मैं इस तरह से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बताना शुरू करूं कि अगर आप में से किसी को पहले प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस ना हो तब भी वो इस ट्यूटोरियल को देख के प्रोग्रामिंग सीखता जाए और स्लोली ग्रेजुअली फ्रॉम बिगनर टू वो एडवांस प्रोग्रामर सी का बन सके। जब हम ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप ये भी सीखेंगे कि बीच बीच में कोड्स होंगे, कुछ सेल्फ स्टडी टास्क में दूंगा ताकि आप अपने आप को देख सकें कि जो टॉपिक यहाँ हमने कवर किया है वो आप किस हद तक समझ सके, अपनी सेल्फ एवोल्यूशन कर सकें आप। तो विदाउट फर्दर डिले हम जंप करते हैं आज इस ट्यूटोरियल सीरीज की पहली वीडियो में और देखते हैं कि आज हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हम कौन कौन से कवर करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है उसके टॉपिक्स हैं अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग बिफोर राइटिंग कोड, एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड रोड मैप टू लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके अलावा हम सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल लर्न द फर्स्ट सी प्रोग्राम। सो बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग क्या है, हमें समझना होगा कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। ठीक है ना, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन प्रॉपर हमें समझना होगी कि कंप्यूटर का मकसद क्या है। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच एक्सेप्ट्स इनपुट डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, यानी कंप्यूटर हमसे कुछ ना कुछ डेटा इनपुट ले रहा होता है, उसे किसी ना किसी तरह से प्रोसेस करता है और आउटपुट रिजल्ट्स देता है। तो ये जो आउटपुट रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं और ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ये ऑटोमेटिक नहीं हो रही। हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर जस्ट प्रोसेस कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और रिजल्ट्स शो कर दिए जाते हैं। और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है प्रोग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ प्रोग्राम, सो प्रोग्राम इज अ सेट और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। अब प्रोग्राम में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, याद रखें। एक डेटा, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स की फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है ना। तो डेटा और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम में वो है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट में परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। यानी प्रोग्राम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स कि डेटा दें और उस डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस दें। तो ये देखिए, ये जो हमने बात की ऊपर डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यानी कंप्यूटर को एक इनपुट डेटा चाहिए और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो प्रोग्राम में दोनों चीजें होती हैं। वी प्रोवाइड डेटा इनटू द प्रोग्राम एंड वी प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू मैनिपुलेट और हाउ टू प्रोसेस द डेटा। तो ये दोनों चीजें हम बता रहे होते प्रोग्राम में। तो अब आते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जब मैं डिफाइन करता हूँ कुछ इस तरह से कहता हूँ, द साइंस एंड आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। The science and art, यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। यानी हम कंप्यूटर से अगर काम लेना चाहते हैं तो हमें आना चाहिए कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे दें। जैसे कि अगर आपका कोई सर्वेंट हो तो वो आप उससे काम तभी ले सकते हैं जब आपको पता हो कि इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है। उससे आपके सर्वेंट और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। तो सेम थिंग, अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो हमें सीखना होगा कि हाउ टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ठीक है ना। तो हाउ टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, इसका जवाब है प्रोग्रामिंग में।
सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, या सिंप्लीफाई वे में आप कह सकते हैं द साइंस एंड आर्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो हम कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, उसकी जो साइंस एंड आर्ट, हम साइंस एंड आर्ट क्यों कह रहे हैं इसे? साइंस में इसलिए कहा करता हूं इसे कि देयर आर सर्टेन वेल डिफाइंड रूल्स, लाइक सिंटैक्स लैंग्वेज का होता है, और कुछ और प्रोसीजर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं स्टैंडर्ड, जो हमें दी जाती हैं कि आप इनको पढ़ो और उनकी मदद से यानी उनसे हमें मदद मिलती है प्रोग्रामिंग करने में। आर्ट का वर्ड हम इसलिए कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में लॉजिक इन्वॉल्व है, मंतक जिसे कहते हैं, और क्रिएटिव स्किल्स यानी तख्लीकी सलाहियतों की ज़रूरत होती है। बिकॉज एक उस्ताद जब क्लासरूम में कोर्स पढ़ा रहा होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो तमाम तर अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। इसका एक रीज़न यही होता है कि साइंटिफिक रूल्स तो टीचर ने डिफाइन कर दिए, वो हर एक को पता चल गए, लेकिन हर एक की अपनी जो सलाहियत है, तख्लीकी सलाहियत है, वो डिफरेंट है। तो हमें प्रोग्रामिंग यानी एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा, अपने आप में कुछ तख्लीकी सलाहियतें उजागर करना होंगी, लॉजिक पे काम करना होगा, तो फिर ही हम अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह इवॉल्व हुई हैं, कि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। लेकिन उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कंप्यूटर सिस्टम ओवरऑल जो वर्क कर रहा है, तो उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जगह कहाँ पर है। तो लेट्स मूव। So what to know before discussing the history or evolution of programming languages? तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन करें, तो कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे आर कंप्यूटर सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है ना। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो कंप्यूटर में अगर आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपके पास प्रोग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है ना, आपके पास सीडीज अवेलेबल हैं जिसमें प्रोग्राम्स मौजूद हैं, लेकिन आपके पास हार्डवेयर नहीं है, तो आप कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट नहीं कह सकते। यू कैन नॉट रन अ कंप्यूटर विदाउट हार्डवेयर। सेम वे, अगर आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर मौजूद है, कीबोर्ड मौजूद है, मॉनिटर मौजूद है, सीपीयू मौजूद है, बट यू डू नॉट हैव एनी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, यू डू नॉट हैव एनी प्रोग्राम, तो फिर भी कंप्यूटर सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, नामुकम्मल होगा। तो यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन दोनों में डिपेंडेंसी है, दोनों का एक साथ होना, एक जगह पे मौजूद होना लाजमी है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स में हार्डवेयर के जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आउट ऑफ द स्कोप हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हें फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं सॉफ्टवेयर को। तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर is further classified into application software, system software and programming languages. Application software इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो किसी खास या पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाए गए हों। जैसे कि MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल अदर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मेनली यूज करते हैं लेटर्स वगैरह को कंपोज करने के लिए, बुक्स वगैरह टाइप करने के लिए। MS एक्सेल है जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंट से रिलेटेड जो काम है, टेबल्स बहुत लार्जर हैं तो उनको मैनेज कर सकते हैं इजीली हम एक्सेल में। पावर पॉइंट है, जैसे हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना चाहें तो पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, या हल्का फुल्का अगर आपको डेटाबेस का कोई काम करना है तो फिर आप MS एक्सेस यूज करते हैं। इसी तरह टाइपिंग ट्यूटर है, जो पर्टिकुलर डिजाइन किए जाते हैं जस्ट फॉर टाइपिंग पर्पस, और इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आ जाती है जो फर्दर सब डिवाइडेड है इन टू कैटेगरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज। Operating system is the master control program that helps to manage and control all the activities of a computer system, and it also makes it easy for the user to use the computer. तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस तरह का प्रोग्राम है कि जो हर कंप्यूटर के लिए लाजमी है, इसके बगैर आपका कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई कंप्यूटर मार्केट से परचेज करके आते हैं तो सबसे पहले जो आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लाजमी प्रोग्राम है हर कंप्यूटर के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास
सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो है सिस्टम यूटिलिटीज। तो ये सपोर्टिंग में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट में एडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो फर्दर कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने में या उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल डिस्क मैनेजर्स हैं जिसके थ्रू आप हार्ड डिस्क वगैरह को, फ्लॉपी डिस्क वगैरह को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इस तरह के तमाम तर सॉफ्टवेयर्स सिस्टम यूटिलिटीज कहलाते हैं। तो हमारा मेन फोकस सिर्फ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमने यहाँ ब्रीफली जस्ट मैंने आपको बता दिया, जैसा कि मैंने कहा कि ये ट्यूटोरियल बनाया गया बिगनर्स के लिए, कि अगर आपको पहले से नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, तो इसलिए आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स को। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स की जो कैटेगरी, इसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, उनको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर चाहिए होती है। तो इसलिए कभी कभी मैं ये कहा करता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर दी मदर ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम्स, ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही बाकी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे होते हैं। सो लेट्स मूव कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मतलब टाइप्स को, और ये देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई हैं ओवर द टाइम। तो यहाँ देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हम ट्रांसलेटर्स, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्दर तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड की हुई है, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमने तीन कैटेगरीज बनाई हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो जो मशीन लैंग्वेज है या बाइनरी लैंग्वेज है, बेसिकली इट इज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ऑफ सिग्नल्स, ऑन ऑफ, ठीक है। तो उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 से। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो कंप्यूटर सिर्फ ऑन ऑफ सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, एंड कंप्यूटर ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी में, तो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, लाइक दिस वी हैव मेंशन्ड हियर। तो जीरोज एंड वंस में ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है मशीन लैंग्वेज का। अच्छा, इनिशियली मशीन लैंग्वेजेस जब इंट्रोड्यूस की गई तो प्रॉब्लम क्या था कि जो एक्सपर्ट कंप्यूटर्स के थे और जो एक्सपर्ट्स थे बाइनरी लैंग्वेज के, वही सिर्फ प्रोग्राम्स लिख सकते थे कंप्यूटर के लिए। तो इट वाज समहाउ डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू लर्न बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मशीन लैंग्वेज में एक लैंग्वेज डेवलप की गई जिसको नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मूव x, 5, एड x, 3, मल x, bx। तो ये तीन असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं। अब अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉर एग्जांपल मूव x, 5 को कंपेयर करें इन बाइनरी नंबर्स के साथ, तो आप देखेंगे कि इट इज मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि मूव कुछ आप मूव करना चाहते हैं, और 5 कोई नंबर है, और x कुछ हो सकता है कि कुछ है ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहते हैं कि 5 को x के अंदर मूव करो। सो बेसिकली इट इज़ अ रजिस्टर जिसका आप जब तक पढ़े ना आपको नहीं पता होगा, लेकिन एटलीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग सम पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। सेम एड x, 3 यानी 3 को x में ऐड कर दो, मल यानी bx और x को मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी हम कुछ ना कुछ इसमें समझ पा रहे हैं। तो जब असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया, और ये रियलाइज किया गया कि अगर हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस बनाते हैं, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो ह्यूमन फ्रेंडली हों, जिन्हें नॉन टेक्निकल लोग जो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज से वाकिफ नहीं है, ठीक है ना, तो वो यूज़ करना चाहें तो इजीली यूज़ कर सकें। तो फिर इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए फर्दर काम किया गया और बेहतर से बेहतर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल या ह्यूमन यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होती रहीं। तो उनको हमने बाद में नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नोन एज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
ठीक है ना। तो अब हमारे पास अगर आप देखें, यहाँ मैंने लिखा मशीन लैंग्वेज बिकॉज इट इज ओनली वन, असेंबली लैंग्वेज इज द वन, और हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ हमने लैंग्वेजेस लिखा है क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। उनमें से बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बनी थी, फिर अब आजकल के दौर के हिसाब से, आजकल के हार्डवेयर के हिसाब से अब वो फर्दर यूज़ नहीं हो रही क्योंकि उनके डेवलपर्स ने फर्दर एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस का, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आने से पहले हमें एक और बात समझनी होगी। थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने कहा कि मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो फिर ये जो हम असेंबली में कोड दे रहे हैं कैसे समझेगा, तो उसके लिए फिर हमें चाहिए ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं कि ये जो कोड है असेंबली का या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस का, उसे कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसलेटर्स मशीन कोड में। तो ट्रांसलेटर्स हमारे पास तीन तरह के ट्रांसलेटर्स कौन से, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेंबलर, तो अगर आप असेंबली कोड को ट्रांसलेट करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग मशीन कोड में, तो इसके लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज करेंगे वो होगा असेंबलर। सो असेंबलर इज बेसिकली कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, इसी तरह से जब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, प्रिंट डबल कोटेशन में हेलो। तो आप देखें कि ये जो असेंबली का कोड है और ये जो प्रिंट हेलो लिखा हुआ है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो प्रिंट हेलो इज मोर इजी। प्रिंट का मतलब डिस्प्ले करो, हेलो मतलब स्क्रीन पे हेलो कर दो। इसी तरह ये सी लैंग्वेज का कोड है प्रिंट एफ हेलो। फिर ये प्रिंट सी GW बेसिक का कोड है 7+5, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें तो दीज आर मोर ह्यूमन फ्रेंडली। तो यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस दी जाए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस दी जाए, ताकि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको मशीन लैंग्वेज की डिटेल्स ज़्यादा नहीं पता, वो भी इजीली सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकें, प्रोग्राम्स बना सकें। अच्छा, तो जब भी कोई लैंग्वेज अदर देन मशीन लैंग्वेज बनाई जाती है, जैसे असेंबली है या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो दो चीज़ें बनाई जाती हैं। एक तो आप सिंटेक्स देते हैं लैंग्वेज का, सिंटेक्स का मतलब है रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट में ये कोटेशन हटा दें तो एरर आ जाएगा, यानी वी आर वायोलेटिंग अ रूल ऑफ द लैंग्वेज। तो जो डेवलपर्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, तो वो दो चीज़ें देते हैं, सिंटेक्स एंड रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, और जैसे हम ग्रामर भी कह रहे हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, वो ट्रांसलेटर होता है। अब ट्रांसलेटर में चॉइस है, अगर हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी होगी तो या तो उसमें इंटरप्रेटर होगा या कंपाइलर, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, इट इज नोन एज फार्मूला ट्रांसलेटर। तो फोर्ट्रान अर्ली जो हमारी 50s के बाद 50 to 60 के दरमियान 1956 या 57 में फोर्ट्रान को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर्स। तो ये मेनली बनाई गई थी मैथमेटिशियन और इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है उसको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हल कर सकें और डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ इंजीनियर्स एंड मैथमेटिशियंस। इसी तरह बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए लैंग्वेज बनाई गई थी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सेम वे में GW बेसिक, बेसिक इज बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बेसिक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है ना, ऑफ द एरा। इट वाज डेवलप्ड इन बाय प्रोफेसर एट डार्टमाउथ कॉलेज, USA। इसी तरह से पास्कल लैंग्वेज बनाई गई, बी लैंग्वेज डेवलप की गई, सी डेवलप की गई, C++, C#। तो ये बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो वक्तन फवक्तन आती रही हैं। तो हमारे पास यहाँ हमने डिस्कस किया कि बेसिकली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कौन सी थी, ठीक है। और हमने ये देखा कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। तो अब ट्रांसलेटर में हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनमें से कोई एक या दोनों होने चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस क्या है दोनों में। So note down कि interpreter is a translator which translates high level language code into machine code line by line और statement by statement। यानी इंटरप्रेटर क्या करता है कि अगर आपके पास 100 लाइनों का कोड है तो वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा कोड। पहली लाइन रीड करेगा, ठीक है, उसे ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में और वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड एंड फोर्थ। इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करने से पहले मैं कंपाइलर की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, फिर हम आते हैं कि ट्रेड ऑफ क्या है दोनों में। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज आल्सो अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। यानी कंपाइलर भी ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में, लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि पहले पूरा प्रोग्राम रीड करता है, पूरा का पूरा। अगर उसमें 100 लाइन से पूरा प्रोग्राम रीड किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि किसी लाइन पे कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, यानी जो रूल है कमांड का वो आपने कहीं वायोलेट तो नहीं किया। तो देखा जाएगा कि अगर प्रोग्राम में किसी किसी लाइन पे, सपोज लाइन 5, लाइन 10 एंड लाइन 20 पे कोई एरर्स हैं, कोई वायोलेशंस हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करता जाएगा और आफ्टर कंप्लीटिंग द कंप्लीट रीडिंग ऑफ द प्रोग्राम, जैसे पूरा प्रोग्राम रीड कर लेगा तो एक रिपोर्ट जनरेट होगी एरर की, और वो आपको शो हो जाएगी कि फला फला लाइन पे एरर्स हैं, इन्हें आप करेक्ट करो। और जब आपने करेक्ट करके दोबारा कंपाइल करोगे तो फिर क्या होगा? इफ देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है, तो फिर पूरा कोड कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में और उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी जो एग्जीक्यूट हो सकेगी, जो आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब इंटरप्रेटर में क्या होता है कि अगर आप 100 दफा प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हर दफा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि उसकी कोई ट्रांसलेटेड कॉपी नहीं होती, मशीन कोड कॉपी नहीं होती। ठीक है ना। कंपाइलर में क्या होता है? वंस प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब आपका अगर सोर्स कोड जो मेन फाइल है जिसमें आपने कोडिंग की थी, अगर वो डिलीट भी हो जाए तो आपके पास उसकी कॉपी मौजूद होगी जो एग्जीक्यूट हो सकती है कंप्यूटर पे। तो कंपाइलर हम अज्यूम करते हैं कि अगर आप प्रोग्राम्स बार बार बना रहे हैं, सॉरी आप प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कंपाइलर इज मोर एफिशिएंट अप्रोच, जो उसमें वंस आप तमाम तरह एरर्स रिमूव कर देते हैं और फिर जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इंटरप्रेटर में ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरप्रेटर आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अगर 100 लाइन का कोड है तो पहली लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी तो उसका इम्पैक्ट स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरप्रेटर इमीडिएट रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी एक ही फाइल है, अगर वो डिलीट हो गई तो फिर आप उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। यू हैव ओनली सोर्स फाइल, तो हर दफ़ा वही फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है। सो मोस्टली आजकल जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, या तो कंपाइलर यूज कर रही होती हैं या दोनों को यूज करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल कोबोल में कंपाइलर, फोर्ट्रॉन जब डेवलप की गई तो उसमें इंटरप्रेटर था, पास्कल में कंपाइलर है। तो इसी तरह से अगर हम जावा को देखें तो जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज विच यूजेस बोथ इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दोनों ही है। ठीक है ना। तो अब आपका जो पहला सेल्फ स्टडी टास्क है वो ये है कि क्रिएट अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑन जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और आप ये भी देखें कि जावा दोनों क्यों यूज कर रही है, and why Java utilizes or uses interpreter and compiler। तो इंटरप्रेटर का काम क्या है जावा में और कंपाइलर का काम क्या है, तो ये आप दोनों चीज़ें थोड़ा सा देखें। और ये भी देखें, एक लिस्ट बनाएं कि 4th जनरेशन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, 5th जनरेशन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, और इस वक्त लेटेस्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से क्या चल रही है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा फोकस होगा वो होगा सी लैंग्वेज सिर्फ, क्योंकि हम हमारा जो ये कोर्स है हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। तो हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। तो देखते हैं कि सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। तो ये उन दिनों की बात है जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे 1950-60s में। तो उस वक्त जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था उसका नाम था मल्टिक्स, मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। ठीक है ना। तो जो भी लोग कंप्यूटर परचेज करते हैं उनको मल्टिक्स भी सीखना पड़ता, और ये बहुत पावरफुल तो था, बहुत कॉम्प्लेक्स भी था, और लाइसेंसिंग के भी कुछ इश्यूज थे। तो फिर सोचा गया कि व्हाई नॉट वी विल डेवलप अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया जिसका मकसद था कि एक सिंपल और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए। ठीक है ना, जो यूज़र फ्रेंडली भी हो, इजी टू लर्न भी हो। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया यूएसए में AT&T बेल लेबोरेटरीज को। तो AT&T बेल लेबोरेटरीज में टीम एक बनाई गई और उन्होंने काम शुरू किया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाए। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई, बी लैंग्वेज। केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज डेवलप की 1970s में AT&T बेल लेब्स यूएसए में, और उसमें फिर सोचा गया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा डेवलप किया जाए एक हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जब कर्नेल यूनिक्स के कर्नेल को, जो मेन कंपोनेंट होता है, कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको कन्वर्ट करना पड़ा असेंबली से
बी लैंग्वेज में, तो दे फाउंड सम लिमिटेशंस ऑफ द बी लैंग्वेज और सक्सेसफुली कन्वर्जन नहीं हो सकी, तो वो स्टॉप कर दिया गया प्रोजेक्ट कुछ अरसे के लिए। और उसके बाद डेनिस रिची ने एक्सटेंड की बी लैंग्वेज और एक नई लैंग्वेज बना दी, तो उसका नाम सी लैंग्वेज रख दिया। और फाइनली फिर सी लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जिसमें फिर जो यूनिक्स का कर्नेल था टोटली वो असेंबली लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर दिया गया सी लैंग्वेज। फिर ये हुआ कि जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया, तो फिर सी को ऑफिशियली पब्लिक कर दिया गया ताकि उसमें से बाकी लोग भी, दुनिया में जो बाकी प्रोग्रामर्स भी हैं, फ़ायदा उठाएं। और 1972 में पब्लिकली अनाउंस कर दी गई सी, ताकि हर कोई उसमें से फ़ायदा उठाए, उसमें प्रोग्राम डेवलप करे। सो डेनिस रिची डेवलप दी सी लैंग्वेज एट AT&T बेल लैब। तो नेक्स्ट अब हम ये देख रहे हैं कि हम सी लैंग्वेज को क्यों सीखें एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो बहुत सारे हमारे पास मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, और सी में हम कोई ज़्यादा यूज़फुल आज के दौर के हिसाब से विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। GUI जो बेस्ड प्रोग्राम्स हैं विंडोज़ के लिए, वो हम सिंपल सी लैंग्वेज में नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो हम क्यों सीख रहे हैं सी। सो सी को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे सीखने के कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और अगर आपने सी से स्टार्ट लिया हुआ है तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको सी आती है तो उन मॉडर्न लैंग्वेजेस को बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो उसके क्या रीजंस हैं? तो पहला रीज़न तो ये कि सी का जो सिंटैक्स है, उसके जो कमांड्स के रूल्स हैं या उसके जो कमांड का पैटर्न है वो सिंपल है, ठीक है ना। तो ड्यू टू सिंपल सिंटैक्स, यानी पहला फीचर क्या है, सिंपल सिंटैक्स है, और इस फीचर की वजह से हमारे लिए बहुत आसान है कि हम सी को सीख लें। यानी अगर बिगनर भी है, जैसे मैंने कहा कि ये ट्यूटोरियल हम बना ही उनके लिए रहे हैं जो स्टार्ट करें बिगनिंग से, या उनको पहले भी कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टार्ट कर सकते हैं सी को सीखना और स्लोली ग्रेजुअली एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इसलिए सी के सिंपल सिंटैक्स की वजह से इट इज़ ईजी टू लर्न दिस लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं। और जितनी भी हमारी आजकल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि C++, C#, जावा वगैरह, तो ये तमाम तर सी का जो सिंटैक्स फॉर्मेट है उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। और बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे सी में लूप्स हैं या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीक़ेकार है, ठीक है ना। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, बेसिक कंस्ट्रक्ट्स जो हैं प्रोग्रामिंग के, वो तमाम तर जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं C++, C#, जावा, उनमें सेम ही है। तो अगर आज आपको सी में ये कंस्ट्रक्ट्स समझ में आ गए, तो आप कोई भी और लैंग्वेज अगर उठाएंगे तो ये समझ लें कि उसका कुछ पोर्शन आपका पहले से ही कंप्लीट होगा, 20-30%। अगर आप जावा सीखोगे और आपको सी आती है तो ये समझ लो कि आप 30-40% पहले से ही जावा जानते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मतलब रीज़न है कि हम सी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे क्यों सीखें। अच्छा, दूसरा जो रीज़न है, वाइडर सपोर्ट इज़ अवेलेबल। सी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो कम्युनिटी में इसकी वाइडर सपोर्ट है। अगर आप बिगनर हैं और कहीं पर भी अटक जाते हैं किसी टॉपिक पे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको फील होगी, और आप अगर किसी गूगल पे जाके किसी फोरम पे पोस्ट करेंगे, यू विल गेट क्विक रिप्लाई, क्विक सपोर्ट। तो एज ए बिगनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ दी वेरी, यूँ समझ लें कि ओल्ड लैंग्वेज तो है और काफ़ी अरसे से यूज़ होती रही है आज तक। एकेडमिक्स में, यानी जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोर्स करते हैं तो वहाँ पर सी आज भी मौजूद है। तो इसलिए आपको बहुत इजी और बहुत ही वाइडर सपोर्ट मिल सकती है कम्युनिटी से, ठीक है ना। अच्छा, एक और एडवांटेज सी का क्या है कि अगर आपको कोई हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करनी है या एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करना है, तो आज भी सी आपको सपोर्ट देती है सिस्टम प्रोग्रामिंग का। तो इसलिए अगर आप सिस्टम लेवल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो फिर भी सी आपके लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, ठीक है ना। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस हैं जिनकी वजह से हमने सी को सिलेक्ट किया है टू लर्न दी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि हम सी लैंग्वेज को कैसे सीखें, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सीखें तो कैसे सीखें। सो अ रोड मैप टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू लर्न अ ह्यूमन और नेचुरल लैंग्वेज। तो नॉर्मली अगर हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, उर्दू लैंग्वेज हो गई, कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज है सीखना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लर्न लैंग्वेज अल्फ़ाबेट सेट।
यानी जो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हैं आप पहले वो सीखेंगे, ठीक है ना। जब आपको अल्फ़ाबेट्स का पता चल जाएगा तो आप इसको अज्यूम करें कि जैसे आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, वो अभी केजी नर्सरी में स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले टीचर क्या उन्हें पढ़ाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए? अल्फ़ाबेट्स, ABCD, ठीक है ना। जब अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्या सेकंड स्टेप होगा? क्रिएट वर्ड्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट, यानी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय एंड सो ऑन। तो मतलब इस तरह से आप वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो अल्फ़ाबेट सीख लिए, वर्ड सीख लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्रिएट सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग वर्ड्स, यानी उन वर्ड्स को जो आपने सीखे मुख्तलिफ वर्ड्स, उनको कंबाइन करेंगे ताकि आप सेंटेंस बना सकें। लेकिन जब आप वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो आपको वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में कंबाइन करना है, ऐसे ही नहीं रख देने, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। प्रॉपर फ्रेज या प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ड्स को एक सही ऑर्डर में रखना होगा। तो सही ऑर्डर हमें कैसे पता चले कि प्रॉपर ऑर्डर क्या है? तो उसको क्या कहते हैं? अप्लाई ग्रामर, यानी हर लैंग्वेज का हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको फॉलो करना होता है, तभी जाके हम प्रॉपर वे में सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी अगर हम ग्रामर अप्लाई करेंगे तो फिर हम सेंटेंस बना सकेंगे। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो फिर उन्हीं में से आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स और एसेज लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ ह्यूमन लैंग्वेज इज लर्न। तो ह्यूमन लैंग्वेज सीखने का तो ये तरीकेकार हो गया। कंप्यूटर लैंग्वेज को भी सीखने का तकरीबन सिमिलर तरीका है। तो स्टेप्स टू लर्न अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यानी आप पहले क्या करोगे? पहले आप उस लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट समझोगे, यानी आप ये देखोगे कि अगर ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें कौन कौन सी सिंबल्स या लेटर्स सपोर्टेड है, ठीक है ना। तो जिसको हम कहते हैं लर्न लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। अगर हम सी की बात करें तो सी का भी एक कैरेक्टर सेट है जिसमें स्मॉल कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, जैसे लिखा हुआ है सी कैरेक्टर सेट इज कंपोज्ड ऑफ कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स लाइक डॉलर साइन, ए प्लस, माइनस। तो यानी ये सी का कैरेक्टर सेट है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आप लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट समझें। दूसरा जो स्टेप होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। आज अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ये थ्रू आउट लाइफ आपके साथ होंगे, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब जावा पढ़ेंगे तब भी यही सेम कॉन्सेप्ट्स होंगे। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कैरेक्टर सेट लैंग्वेज का पता अगर आपको है तो फिर देखेंगे कॉन्स्टेंट्स उस लैंग्वेज में किस तरह यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स किस तरह यूज़ होते हैं, और कीवर्ड्स रिजर्वर्ड्स कौन कौन से हैं उस लैंग्वेज में। जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो फिर आप इनको कंबाइन करके इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं। राइट इंस्ट्रक्शंस बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी उस लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है ना। तो हर कंप्यूटर लैंग्वेज, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि जब कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसके लिए दो चीज़ें दी जाती हैं, लैंग्वेज रूल्स जिसे हम ग्रामर या सिंटैक्स कहते हैं, और ट्रांसलेटर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस जब आप लिखते हैं किसी प्रोग्राम के लिए तो कैसे आप लिख सकोगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं उस लैंग्वेज के उन्हें कैसे यूज़ किया जाए, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कैसे यूज़ किया जाए। तो उनको मिला जुला के आफ्टर अप्लाइंग दी सिंटैक्स और रूल्स जो हैं आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। जब आपको सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखना आ गई तो फिर स्लोली ग्रेजुअली आप प्रोग्राम्स और बना सकते हैं, और जो लार्जर प्रोग्राम्स होते हैं हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यानी आप प्रोग्राम्स तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपको इंस्ट्रक्शंस लिखना है, इंस्ट्रक्शंस तभी आप लिख सकते हैं जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ कि हम सी सीखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हमारा फोकस सी लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज पहला काम क्या होगा, हमें लर्न करना पड़ेगा सी का कैरेक्टर सेट। और सी का कैरेक्टर सेट यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्या इंक्लूड है, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल 0 to 9 डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो यू हैव कंप्लीटेड एज ए बिगनर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग सी, यानी आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सो यू शुड फील हैप्पी कि यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो मूविंग अहेड, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट तक ही महदूद रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन सीखेंगे और फिर हम प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। लेकिन एज ए बिगनर
आई वॉन्ट टू शो यू कि सी का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो क्या है, तो वो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हियर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी का जो हर प्रोग्राम होता है, सो एवरी सी प्रोग्राम इज कंसिडरिंग ऑफ फंक्शंस एट लीस्ट वन मेन फंक्शन। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर है सी के प्रोग्राम का। आपको लिखना होगा वाइड मेन स्मॉल लेटर्स में, एम्प्टी पैरेंथेसिस, ठीक है ना, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड हेयर करली ब्रैकेट ओवर, और इन दोनों करली ब्रैकेट्स के दरमियान में आप सी की इंस्ट्रक्शंस देंगे, वैलिड इंस्ट्रक्शंस, जो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देनी है, सी की इंस्ट्रक्शंस देनी है। अब यहाँ पे वाइड का मतलब क्या है, वाइड बेसिकली इंडिकेट कर रहा है नथिंग, ठीक है ना, यानी यहाँ पे हमें देना होता है फंक्शन क्या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेन इज अ फंक्शन, तो नॉर्मली फंक्शन में कुछ इनपुट वैल्यूज होती हैं एंड फंक्शन में रिटर्न वन और मोर आउटपुट वैल्यूज। तो ये बता रहे हैं हम वाइड का मतलब कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ बुक्स में या कुछ वेबसाइट्स पे आप देखेंगे इस तरह लिखा होता है इंटीजर मेन और फिर यहाँ रिटर्न 0। तो जब भी आप यहाँ INT लिखते हैं तो ये बेसिकली हम बता रहे हैं कि फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए बिफोर एग्जिटिंग द प्रोग्राम कम से कम एक रिटर्न कमांड होना लाजमी है। अगर आप वैल्यू नहीं भी रिटर्न कर रहे तो फिर आपको एटलीस्ट रिटर्न 0 लिखना है। यानी अगर आप कोई इंटेंशनल वैल्यू या अपनी कोई रिक्वायर्ड वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने यहाँ INT लिखा है तो एटलीस्ट आपको एक दफ़ा रिटर्न 0 लिखना लाजमी होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि वाइड मेन और इंट मेन में क्या फ़र्क है। जब आप इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, तो रिटर्न कमांड इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान लास्ट बिफोर एग्जिटिंग, ये रिटर्न कमांड का होना यहाँ लाजमी है। ठीक है, अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ कि इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम किस तरह से पहला सी का प्रोग्राम बनाएं। तो फर्स्ट सी प्रोग्राम इज हियर। तो ये हमने वाइड मेन लिखा, ये आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है सी की। प्रिंट एफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल, डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, प्रिंट एफ, और ये हेलो वर्ल्ड डबल कोटेशन में ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो भी मैसेज डबल कोटेशन में टाइप किया होगा, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आउटपुट आएगी, हेलो वर्ल्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन। ठीक है ना, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी आपको नोट करनी है कि सी क्या इंटरप्रेटर यूज़ करता है या कंपाइलर। तो सी कंपाइलर यूज़ कर रहा होता है, यानी सी सब के जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो जब हमने रन करेंगे तो रन करने से पहले हमें कंपाइल करना होगा। अगर कोई एरर्स होंगे तो हमें वो एरर्स पहले से रिमूव करना होंगे, तभी जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज विच मीन्स इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। यानी हमेशा याद रखें कि सी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि यहाँ देखिए हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है वर्ड में, अगर वी आपने कैपिटल दे दिया तो कंपाइलर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो कंपाइलर के लिए अगर यहाँ देखें कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दो अलग अलग सिंबल्स हैं। तो अगर आप कंपाइलर को पता है कि यहाँ वाइड मेन आना चाहिए और मेन MAIN स्मॉल लेटर्स में, अगर आपने इस एम को कैपिटल कर दिया तो कंपाइलर विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके लिए जो ये वाला मेन है MAIN स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल में जो MAIN हम लिखेंगे वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना, प्रिंट एफ में अगर आप P कैपिटल कर देंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर जिस प्रिंट एफ को जानता है वो स्मॉल लेटर्स में। तो इसको कहते हैं केस सेंसिटिविटी, यानी कंपाइलर के लिए स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेट विद अ सेमीकोलन। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई सी की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसके एंड में, हर लाइन के एंड में, हर इंस्ट्रक्शन के एंड में हमें सेमीकोलन देना लाजमी है। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेमीकोलन। तो हम सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं सी में। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसकी आउटपुट तो शो कर दी, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन रियल ये प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट करें, कहाँ पे एग्जीक्यूट करें,
तो उसके लिए हमें चाहिए CIDE, C इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा टूल जिसमें हम C का कोड, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, टाइप भी कर सकें, कंपाइल भी कर सकें, उसको रन भी कर सकें, उसके आउटपुट्स भी देख सकें, और अगर हम जब कभी चाहें उस प्रोग्राम को वापस ओपन करके एडिट करके एक्सटेंड करके और दोबारा री एग्जीक्यूट कर सकें। तो अब अगर आप ID यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ में, उसे ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब कभी हम नई वीडियो अपलोड करें इस सीरीज़ की तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय।